हाँ जी, आज हम चैप्टर 8 करने जा रहे हैं अपना। दैट इज रेवेन्यू एंड कॉस्ट एनालिसिस। ये पहले हमने प्रोडक्ट एनालिसिस कर लिया, फाइनेंस एनालिसिस कर लिया। अब जो रेवेन्यू और कॉस्ट है यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर है, अब हम उसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। हाँ जी, कॉस्ट क्या है? एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, कॉस्ट से ही हमारी प्रोड्यूसर और सप्लायर है जो वो डिसीजंस लेते हैं कॉस्ट से रिलेटेड, ताकि वो अपने गुड्स के लिए एक्शन ले सके। ठीक है, कुछ भी बनाया जाता है तो सबसे पहले उसकी कॉस्ट फाइनल की जाती है। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट जो है एक मेजर पार्ट होता है। फॉर प्रोड्यूसिंग अ बाइसाइकिल प्रोड्यूसर्स नीड्स स्पेयर पार्ट, लेबर, ट्रांसपोर्ट, ऑल ऑफ दीज हैव देयर ओन प्राइस विच इज द कॉस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर। ठीक है, कॉस्ट क्या हुई? कॉस्ट वो हुआ जब हमें कुछ फाइनल गुड बनाना है। फाइनल गुड बनाने के लिए जब हमें रॉ मटेरियल लेना पड़ रहा है, और जो वो रॉ मटेरियल आ रहा है, ठीक है, उस पे हमारे जितने पैसे लग रहे हैं वो फाइनल गुड के लिए क्या बन जाएगी? वो कॉस्ट बन जाएगी फाइनल गुड के लिए। ठीक है, तो जो कि प्रोड्यूसर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको डिटरमाइन कैसे किया जा सकता है? कॉस्ट को कैसे कैसे पता किया जा सकता है कि कॉस्ट कितनी हो सकती है? एक तो प्राइस ऑफ इनपुट, यानी कि जो रॉ मटेरियल है उसका प्राइस, वो हमें बताता है कि कॉस्ट कितनी हो सकती है। एक प्रोडक्टिविटी ऑफ इनपुट, ठीक है, अगर ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है इनपुट के थ्रू तो हमें कॉस्ट जो है वो कम पड़ेगी, क्योंकि सब में बढ़ जाएगी ना फिर वो कॉस्ट। देन टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी मॉडर्न हो गई है, ठीक है, हम रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं, वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो भी हमारी जो कॉस्ट है वो कम आएगी। लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि ऑप्टिमम रिजल्ट जो है वो हमने अचीव कर लिए हैं। ठीक है, यानी कि एक मशीनरी से जितना मुनाफा हो सकता था वो सब ले लिया है। या एक मशीनरी से कितना ही मुनाफा हो सकता है, कितने साल चल सकती है। देन टाइम पीरियड, शॉर्ट पीरियड है कि लॉन्ग पीरियड है? लॉन्ग पीरियड में तो हम चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन शॉर्ट पीरियड में जैसा जो सामान है उसी के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कॉस्ट कंसेप्ट क्लियर हुआ? हाँ जी, कॉस्ट क्या होता है कौन बताएगा? मैम खर्चा जो करते हैं, जो पैसे लगते हैं प्रोडक्ट के लिए। हाँ जी, एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में प्रोड्यूसर की जितनी अमाउंट खर्च हो रही है, ठीक है, उसको लाने में या उसके लिए रॉ मटेरियल लाने में, कुछ भी लाने में, जब वो प्रोड्यूसर फाइनल गुड प्रोड्यूस कर लेगा तो वो उसमें ये सारी कॉस्ट ऐड कर देगा। तभी इस सब को ऐड करके ही प्राइस डिसाइड किया जाएगा। हाँ जी, अब हम देखेंगे कॉस्ट होती कौन कौन सी तरह से है। फर्स्ट आ गया मॉनेटरी कॉस्ट। मॉनेटरी कॉस्ट क्या है? एसोसिएट विद द जॉब ऑन विच यू स्पेंड मनी, इंक्लूड्स न्यू वार्डरोब, ट्रांसपोर्टेशन, एडिशनल ट्रेनिंग, मे बी सप्लाईज यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड फॉर योरसेल्फ। ठीक है, मॉनेटरी यानी कि मनी के टर्म, मनी के टर्म में जो जो खर्चे हो रहे हैं दैट इज मॉनेटरी। कुछ नया ले आए, ठीक है, आने जाने का खर्चा आ रहा है, अगर ऑफिस भी जा रहे हैं तो वो सब। रियल कॉस्ट क्या होता है? उसको बनाने में जो कॉस्ट इंकर्ड हुई है। ऑल रिसोर्सेज यूज्ड एंड कॉस्ट ऑफ नॉट employing those resources in alternative uses. Marshall made a difference between the cost of production and the expenses of production by saying that all the effort and sacrifices made by the producer in the real cost of production, while the money paid to other factor of production for those efforts is termed as a expense of production। हाँ जी, रियल कॉस्ट यानी कि रियल में जो एक्सपेंसेस लगे, जो
एक्सपीरियंसेस लगे हैं, जो एक्सपेंसेस लगे हैं, ठीक है, उन सबको टोटल करके जो कॉस्ट निकलेगी दैट इज टोटल कॉस्ट। देन अकाउंटिंग एंड बिजनेस कॉस्ट, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है, जो अकाउंट्स में यूज हो रही है कॉस्ट अकाउंटिंग के टर्म्स में, बिजनेस के टर्म्स में, यानी वेरिएबल, फिक्स्ड, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, ये सब। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने बताया था, कौन बताएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एग्जांपल? हाँ जी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एग्जांपल। बोलो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? जब एक के बदले में हम दूसरी को सिलेक्ट कर लेते हैं और जिसको हम छोड़ते हैं वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। इनका हम उसको भी ग्रैब कर सकते थे लेकिन हम उसको छोड़ रहे हैं, इट मीन्स हमारी वो अपॉर्चुनिटी थी, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। देखिए, देन इकोनॉमिक कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है? जो गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगाई जा रही हैं, ठीक है, एक इंडिविजुअल जो पे कर रहा है। देन सोशल कॉस्ट, सोशल कॉस्ट यानी कि सोशल के वेलफेयर के लिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो कॉस्ट या कुछ ना कुछ लगाती हैं, ठीक है, एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, उसको इंकर्ड करने के लिए जो कॉस्ट आती है दैट इज सोशल कॉस्ट। देन प्राइवेट कॉस्ट, प्राइवेट कॉस्ट यानी कि एक फर्म या एक कस्टमर, ठीक है, जो भी डिसीजन लेता है अपने प्रोडक्शन के रिलेटेड, तो वो कौन सी हो जाएगी? हमारी प्राइवेट कॉस्ट हो जाएगी। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है? that are easily quantifiable and identifiable, refers to the accounting cost, explicit cost of the company financial statement, such as its balance sheet and income statement, salaries, wages, bonus, commission, and other form of compensation dispensed to company employees, for as the example of explicit cost। ठीक है, एक्सप्लिसिट यानी कि उसके साथ जुड़ी होना, अगर हम वो काम कर रहे हैं तो उसके साथ जो जुड़ी हुई है दैट इज एक्सप्लिसिट, ठीक है। और इन इन इम्प्लिसिट यानी कि वो आपस में जुड़ी नहीं हुई, दोनों सेपरेट है, काम इकट्ठा जरूर करिए लेकिन दोनों सेपरेट है। देन लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ये तो आपको क्लियर ही होगा, 1 ईयर, 1 ईयर से ज्यादा, 1 ईयर से कम मोस्टली, ठीक है, 1 ईयर और 1 ईयर से कम अगर हम देखते हैं तो वो हमारा क्या आएगा? वो हमारी आएगी शॉर्ट रन, ठीक है, शॉर्ट रन कॉस्ट। और लॉन्ग रन यानी कि मोर देन 2 to 3 years। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ गया टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। हाँ जी, यहाँ तक जितना भी पढ़ा है वो क्लियर है? एक बार सोच लो, रिवाइज कर लो 5 मिनट, देन हम आगे शिफ्ट करते हैं। हाँ जी, टोटल कॉस्ट क्या होती है? कौन बताएगा? ये तो अब देख के पढ़ना तो आपको आना चाहिए टोटल कॉस्ट। ओवरऑल अमाउंट लगा है उस प्रोडक्ट को बनाने में, हाँ जी, जो ओवरऑल अमाउंट लगा है उस प्रोडक्ट को बनाने में। हाँ जी, टोटल कॉस्ट यानी कि ओवरऑल, उसमें फिक्स्ड भी आ जाएगी, वेरिएबल भी आ जाएगी, डेली एक्सपेंडिचर भी आ जाएंगे, नॉन अकरिंग भी आ जाएगी, कैपिटल भी आ जाएगी, यानी कि ओवरऑल जितनी भी पेमेंट लग रही है
एक प्रोडक्ट को प्रिपेयर करने में, एक प्रोडक्ट को बनाने में, तो वो क्या हो जाएगी हमारी, दैट इज टोटल कॉस्ट। देखो टोटल कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें फिक्स कॉस्ट अवेलेबल होती है, और फिक्स कॉस्ट कभी भी जीरो होती नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे तो कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा एफ ही रहेगा, यानी कि वो जीरो से टच नहीं करेगा। देन एवरेज कॉस्ट यानी कि हमने टोटल कॉस्ट तो निकाल ली, टोटल कॉस्ट के बाद जब हम टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ डिवाइड कर देंगे, जितने यूनिट बदले बने हैं उनके साथ डिवाइड कर देंगे, यानी कि एक सिंगल की जब हम यूनिट निकालेंगे दैट इज एवरेज कॉस्ट। एक सिंगल प्रोडक्ट की या सिंगल चीज की जब हम इंफॉर्मेशन निकालेंगे दैट इज, या उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ, तो हमारी क्या आएगी, एवरेज कॉस्ट आएगी, यानी कि एवरेज कितनी चल रही है। एवरेज वेरिएबल भी है, ठीक है। एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे निकालनी है, एवरेज टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। देन आ गया जी मार्जिनल। मार्जिनल कॉस्ट हमने पढ़ा था, दैट इज चेंज और एडिशन इन कॉस्ट, एडिशन इन प्रोडक्शन, कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज में थोड़ा सा भी एडिशन होता है दैट इज मार्जिनल कॉस्ट उसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट में तीन चीजें आती हैं, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। इसको निकालना क्या है, मार्जिनल कॉस्ट एक एडिशन है, तो हम क्या करेंगे, जो चेंज आया है दो में, यानी कि पहले साल में और दूसरे साल में, दोनों के बीच में जो गैप आया, मतलब पहले साल में मान लो 10 था और दूसरे साल में 20 था, तो जो गैप है वो कितने का आया, वो भी 10 का है। तो टोटल क्वांटिटी में वो गैप लिखना है और क्यू में नंबर ऑफ यूनिट्स लिखने हैं जितने भी दिए हों, ठीक है। अगर क्यू नहीं पता आपको तो आप टी से भी निकाल सकते हो, यानी कि टोटल कॉस्ट से भी निकाल सकते हो। टोटल कॉस्ट ओवरऑल कितनी है और उसमें से जो हमारे पास है वो माइनस कर दें। वाई एस ए यू इन यू शेप्ड, हाँ जी, क्यों होती है। Average curve indicates average fixed cost falls continuously with the increasing in output. Once it reaches to the minimum point, it start raising. Similarly, AS यानी कि average cost, average variable cost, first fall begin. First में क्या करेगा, वो नीचे गिरेगा, फिर एक पॉइंट आएगा जहां से वो बढ़ना शुरू हो जाए, इसलिए वो कौन सा कर्व बनाता है, वो यू कर्व बनाता है। पहले नीचे गया ना, ये देखो यहाँ था, पहले नीचे गया, फिर एकदम से वो ऊपर चढ़ गया, तो ये यू बना रहे, ठीक है, क्लियर है। पहले डिक्लाइनिंग होता है ए यू, ए एफ, एवरेज कॉस्ट बोलो या एवरेज यूनिट बोलो, पहले वो डिक्लाइनिंग स्टेज में जाता है, देन वो ऑपोजिट उसके यानी कि हाई लेवल पे जाता है, और देन लास्ट में नॉर्मल पे आ जाता है। देन लॉन्ग टर्म आ गया, लॉन्ग टर्म में क्या है, सबके सब वेरिएबल हैं, कोई भी फिक्स नहीं है हमारे पास, ठीक है, हम किसी को भी कैसे भी यूज कर सकते हैं। देन ये कॉस्ट का बना हुआ है, देखो कॉस्ट और क्वांटिटी का बना हुआ है, हमने पढ़ा ना पहले नीचे जाती है, तो फर्स्ट वो डिक्रीज कर रही है, ये देखो बड़ी वाली देख लो चाहे रेड वाली, फर्स्ट ये डिक्रीज कर रही है और एक पॉइंट पे आके इसने क्या किया, फिर से इंक्रीज कर लिया, अपनी कंजप्शन और बढ़ा ली। तो जो सेंटर में होता है वो कांस्टेंट टू स्केल होता है, ठीक है, यानी कि प्राइस से उसको इफेक्ट नहीं पड़ता है। देन इंक्रीजिंग इन रिटर्न टू स्केल होता है स्टार्टिंग में, और डिक्रीजिंग इन रिटर्न टू स्केल होता है लास्ट में।
ये देखो, ये सही तरह से बनाया हुआ है। दिख रहा है? लॉन्ग रन में बनाया हुआ है। नीचे प्राइस की वजह से इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जो है वो दिखा रहे हैं, ठीक है। जीरो से यहां से शुरू होके ये पहले नीचे गिरा फिर ऊपर चढ़ा। और ये अब हमारा लॉन्ग टर्म का मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज दिखा रहे हैं। मार्जिनल और एवरेज कभी भी जीरो नहीं होगी, तो ये बन गई हमारी मार्जिनल और एवरेज कॉस्ट। हाँ जी, रेवेन्यू, एवरेज, मार्जिनल एंड टोटल कॉस्ट चारों दिए हुए हैं। टोटल कॉस्ट में क्या बोल रहे हैं? टोटल कॉस्ट इज कॉल्ड द मनी विच अर्न बाय अ फर्म आफ्टर सेलिंग अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। अपनी ही अपने प्रोडक्ट का कुछ हिस्सा उसको देखिए, आपने क्या किया उससे, क्या ले लिया? मनी ले ली, ठीक है, दैट इज इनकम। और वही पांच आपने छह में बदल दिए। पांच लिए थे 50, पांच लिए थे 55 के, छह में बदल दिए यानी कि 60। अब हम मार्जिनल कॉस्ट भी निकालनी है, एवरेज भी निकालनी है। एवरेज का फॉर्मूला TR डिवाइड बाय Q, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय Q यानी कि सेलिंग क्वांटिटी। तो 30 डिवाइड बाय 6, तो आंसर आ गया 5। देन मार्जिनल सेम इसी तरह है, थोड़ा सा जो चेंज आया है वो माइनस कर देंगे इसमें से। हाँ जी, डन है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया एवरेज, मार्जिनल और वेरिएबल का? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है। ये देखो, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट सब दिया हुआ है। एवरेज कैसे निकालनी है? टोटल को क्वांटिटी से डिवाइड करके। टोटल क्वांटिटी कितनी है? 4 है। पहले का तो 5 जाएगा, फिर 10 डिवाइड बाय, मार्जिनल कॉस्ट। देखो, जैसे फर्स्ट टेबल में आपको इंडिकेट कर रहे हैं, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज स्टेबल इन परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट में पढ़ा था प्राइस स्टेबल होता है क्योंकि जो कंपनी होती है वो प्राइस टेकर होती है, ना कि प्राइस मेकर। वो प्राइस टेकर क्यों होती है? क्योंकि जो कंपनी है उसको बाकी सारे कंपटीशन बहुत है मार्केट में, और मार्केट में सेलर्स भी ज्यादा होते हैं और बायर्स भी ज्यादा होते हैं। जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें बोला गया है कि बायर्स भी ज्यादा है, सेलर्स भी ज्यादा है। अब बायर्स ज्यादा है तो हम प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो अपनी मर्जी से नहीं रख सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर दूसरा सेलर है उसने कम कर दिया और प्रोडक्ट बेच दिया तो हमारे तो प्रोडक्ट रह जाएंगे हमारे पास ही, ठीक है। जो प्रोडक्ट होते हैं वो प्राइस में, इसमें जो होता है वो प्राइस टेकर होता है, मेकर नहीं होता। तो इस वो बता रहे हैं इसमें कि स्टेबल रहेगी। एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है प्राइस 5 रुपीज, 2 यूनिट का 10, 3 का 15, ठीक है। टोटल रेवेन्यू इंक्रीज बाय 5, ठीक है। हम देख रहे हैं यहाँ पे टोटल कितना जो इंक्रीज हो रहा है वो कितने से हो रहा है? 5 से हो रहा है। सेम इसी केस में भी सेम है कि जो डिफरेंस है वो कितने कितने का है? 5 का। मार्जिन में भी जो डिफरेंस है वो कितने का है? 5 का। देन ये देखो ऐसे बनेगा कांस्टेंट। टेबल कैसे बनेगी ऊपर वाली टेबल? मार्जिनल रेवेन्यू इंप्लाइज टोटल रेवेन्यू इंक्रीज एज अ कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, यानी कि ये देखो
जितना गैप यहाँ है उतना ही यहाँ है, उतना ही यहाँ है, उतना ही यहाँ है। कोई बड़ा, कोई ज्यादा, कोई छोटा, कोई बड़ा नहीं, सारे बराबर। ठीक है, देन ये आ गया। ये क्या है, स्टेबल बता रहे हैं, इक्वल बता रहे हैं, तो इक्वल में ये वाला स्टेज आ मैम एक बार टेबल खोलना ऊपर वाली। गया। हाँ जी। ये बराबर कैसे होंगे? अभी टोटल रेवेन्यू मान लो मैंने प्रोडक्ट, टोटल कॉस्ट आ गई उसकी, मतलब टोटल ओवर ओवर रेवेन्यू मतलब कितना क्या काउंट होगा ओवरऑल प्रोडक्ट की वैल्यू? क्या क्या दोबारा बताना बेटा। जो टोटल रेवेन्यू है ना ये कैसे काउंट होगा? ये ओवरऑल प्रोडक्ट की वैल्यू काउंट होगी जो टोटल सेलिंग प्राइस है रेवेन्यू इस दिया प्रोडक्ट की? हुआ है, टोटल रेवेन्यू ये दिया हुआ है, देखो फॉर एग्जांपल प्राइस, प्राइस यानी कि टोटल रेवेन्यू 5, सेकंड का 10, थर्ड का 15, ऐसे करके दिए हुए हैं सारे। फिर हम इसमें देख पा रहे हैं कि गैप कितने का है, तो गैप देखेंगे यानी कि एडिशनल चेंज भी यहीं पे दिख रहा है। एडिशनल चेंज कितने कितने का हो रहा है, 5 5 का। तो एवरेज मार्जिनल समझ ये में वो आ मैं गया समझ 5 गया, ये क्यों आया है। टोटल रेवेन्यू निकलेगा कैसे? ये टोटल रेवेन्यू आया कहाँ से? मतलब ये तो इन्होंने टोटल को राउंड रेवेन्यू किया तो दिया हुआ है, इन्होंने, टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है, ये देखो फॉर नहीं एग्जाम्पल मतलब इसको ऑन हम प्राइस कहते क्या 5। है? टोटल रेवेन्यू मतलब प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस है इस प्रोडक्ट का टोटल रेवेन्यू ये। यानी फिर यहाँ इस पे हमें टोटल इनकम कितनी जनरेट हो रही है, फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों को मिला के टोटल कितना रेवेन्यू बन रहा है। नहीं जैसे मान लो एक प्रोडक्ट कोई मार्केट में बिक रहा है, हाँ 20 जी। रुपीज का बिक रहा है, अब उसमें सारी कॉस्ट निकाल के 5 रुपीज मेरा मार्जिन है, मतलब प्रॉफिट है, तो ये टोटल रेवेन्यू क्या अकाउंट होगा? 5 रुपए या 20 रुपए? टोटल रेवेन्यू यानी कि जो टोटल प्राइस, फाइनल प्राइस जो डिसाइड हुआ है, दैट इज टोटल रेवेन्यू, फाइनल प्राइस आप इसको बोल सकते हो। तो फिर ये फॉर्मूला कैसे? ये तो गलत नहीं हो जाएगा फिर? कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला? ये टोटल रेवेन्यू का ए आर इंटू क्यू वाला, ये तो सारे गलत हो जाएंगे फिर एक एक ए करके आर से। इंटू क्यू? नहीं, क्यू सही तो है, ए आर इंटू क्यू। ए आर ये रहा, ए आर ये है आपका 5, ए आर। 5 को 1 से करोगे तो 5, 5 को 2 से करोगे तो 10, 5 को 3 से करोगे तो 15, 5 को 4 से करोगे तो 20। ए आर डिवाइड बाई ए आर ए आर इन्होंने मल्टीप्लाई। तो एवरेज रेवेन्यू निकाल दिया ना, ये तो ये एवरेज टोटल रेवेन्यू तो उन्होंने 20 रुपीज निकाल दिया, एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट बट कैसे करके 100 क्वांटिटी करके करेंगे ना, एवरेज पर वो इसको क्वांटिटी। पूरे को ऐड करके इसके साथ डिवाइड, इसके टोटल के साथ डिवाइड। ये देखो ना, 5 को 1 से डिवाइड किया 5, 10 को 2 से डिवाइड किया 5, 15 को 3 से डिवाइड किया 5, 20 को 4 से डिवाइड किया 5। ये तो क्वेश्चन ऐसा है कि 5 5 5 आ रहा है। आपने फॉर्मूला यही याद रखना है, ये नहीं याद रखना कि इनमें क्या है। हमने फॉर्मूला लगाना है, आप इसको ए आर को भूल जाओ, एम आर को भी भूल जाओ। आप देखो, आपको टोटल दिया हुआ है, टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है, दोनों में से एक चीज दी होगी, या तो टोटल दिया होगा या एवरेज दिया होगा। ठीक है, अगर तो एवरेज दिया है तो एवरेज को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। और अगर टोटल दिया है तो टोटल को क्यू के साथ डिवाइड कर देंगे तो ए आर आ जाएगा। इसमें हमको क्यू की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? अगर वो तो क्यू टी क्योंकि आर ए आर के क्वांटिटी बराबर तो है, क्वांटिटी नंबर। एक प्रोडक्ट का 5 रुपए प्राइस है, तो 2 प्रोडक्ट के प्राइस कितना होगा, 10 होगा ना, तो प्रोडक्ट तो पता होना चाहिए ना कितने होंगे। आप वो मार्केट में तो टी एक आर टॉफी ए आर के लेने बराबर जाते तो हो। वैसे ही निकल जाएगा क्योंकि हाँ एवरेज भी जी। तो उतना ही निकलेगा उसमें। अब मान लो एक टोटल रेवेन्यू इस प्रोडक्ट की कॉस्ट 20 रुपीज है, तो वो 10 प्रोडक्ट के लिए भी 200 ही होगी ना, तो वैसे भी बराबर ही निकलेगा, तो क्वांटिटी कैसे होगी आवाज, मतलब तो। तो हाँ क्वांटिटी आप ले ही रहे हो कि क्वांटिटी मान लो 10 है, बिना क्वांटिटी के कैसे निकाल रहे हो। नहीं वो तो क्वांटिटी अगर वहां पे ली हमने तो इससे निकल रहा है मतलब, बट एट द एंड तो टी आर ए आर के बराबर ही होगा ना, क्योंकि अब एक अगर एक प्रोडक्ट 5 रुपए नहीं, में बन रहा है ऐसा तो दस नहीं, हर प्रोडक्ट बार ऐसा नहीं होगा कि ए आर जो है वो एम आर या टी आर से, एम आर के बराबर होगा। हर बार ऐसा नहीं होगा। ये तो इन्होंने यहाँ पे बराबर लिया हुआ है गैप, इस वजह से यहाँ पे बराबर आए। जरूरी नहीं है 2 प्रोडक्ट्स का 10 रुपीज ही होंगे, ये प्राइस कुछ भी हो सकता है। उसको हमने क्वांटिटी से डिवाइड करके चेक करना है, फिर हमें पता चलेगा कि ए आर कितना आ रहा है।
यहाँ पे फिर तो 12 भी हो फिर तो ये सकता है। मार्जिन में भी गलत नहीं है। फिर मार्जिन अगर उस प्रोडक्ट की टोटल रेवेन्यू 5 रुपए है तो फिर मार्जिन 5 रुपए कैसे बन जाएगा? उस फर्स्ट प्रोडक्ट का की नहीं आएगा 5 रुपए, सेकंड से 5 आएगा, फर्स्ट का नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। फर्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे ठीक है, तो सेकंड थर्ड और फोर्थ ठीक है। पहले पे कुछ नहीं आएगा ना, पहले पे तो मार्जिन कुछ नहीं आएगा क्योंकि जीरो से स्टार्ट किया था। नहीं तो फिर फोर्थ वाले में फिर मार्जिन बढ़ना भी तो चाहिए ना। उसमें तो 4 क्वांटिटी आई है, 20 रुपीज हाँ, तो और पांच मार्जिन रुपए क्या कहाँ से होता है, गैप होता है दोनों में, जो चेंज हुआ वो होता है। 5 और 10 में चेंज कितने का है, 5 का चेंज है, तो आ गया यहाँ पे मार्जिन। अगर मैं इसमें रैंडम फिगर लूंगा मैम, अगर ये जो 5 5 5 हाँ, बिजनेस ने आप ऐसे नहीं रैंडम दिया फिगर ले लो। टोटल, अगर मैं से मान ले मैंने टोटल रेवेन्यू इस प्रोडक्ट की कॉस्ट निकली 20 रुपीज का, एक प्रोडक्ट की टोटल रेवेन्यू है, और एवरेज रेवेन्यू भी उसका मान लो फॉर एग्जांपल 20 ही आ एवरेज गया, तो फिर निकाल लेंगे मार्जिन फिर, कैसे? नहीं नहीं, फिर मान नहीं सकते हैं। अगर आप टोटल मान के चलते हो तो एवरेज आप निकालो इस फॉर्मूले से, और अगर आप एवरेज मान के चलते हो तो टोटल आप निकालो। हम दोनों चीजें मान के नहीं चल सकते, या तो टोटल मान के चलेंगे या एवरेज मान के चलेंगे। एक ही चीज गिवन होगी, या टोटल या एवरेज। टोटल अगर गिवन है, मान लो आपने बोला 20 रुपीज है हमारे 5 प्रोडक्ट की, तो हम 20 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे, देन हमारा मार्जिन निकल के आएगा 4 रुपये। ये एवरेज निकल गया उस प्रोडक्ट का, तो फिर हाँ मार्जिन? हाँ, फिर एवरेज निकल के आएगा। और मार्जिन क्या होता है, मार्जिन इन्हीं का गैप होता है। तो इन दोनों का गैप देखेंगे, जो टर्म्स है, टोटल टर्म्स। 5 से 10 पे गए तो कितने का गैप आया, यहाँ पे 5 का। 10 से 15 पे गए तो कितने का गैप आया, 5 का। 15 से 20 पे गए तो कितने का गैप आया, 5 का। ये सिर्फ टोटल रेवेन्यू का गैप है। ये देखो, टी आर टोटल, पिछले में से नए वाले को माइनस कर देना। टी आर नए वाले में से पिछले वाले को माइनस। 10 में से 5 माइनस, 15 में से 10 माइनस। ये देखो लिखा है यहाँ पे, टोटल टोटल है सिर्फ फॉर्मूला। टोटल, तो ये एन का मतलब क्या हुआ है पर टी आर एन? एन यानी कि नंबर, नंबर। n-1 यानी कि पिछला नंबर। एन जो चल रहा है कॉन्टिन्यूसली, न्यू टर्म, न्यू। न्यू में से पिछला 1 माइनस, यानी कि पिछला एक नंबर माइनस। 10 में से 5 माइनस। ये जो 10 है ये है TRN, और ये जो 5 है वो TRN-1 वाली टर्म। ये TRN-1 वाली टर्म है, और ये TRN वाली टर्म। देन आगे चलेंगे तो यही न्यू टर्म बन जाएगी, मानी कि TRN बन जाएगी, और इसकी पिछली टर्म TRN-1 बन जाएगी। वैसे मार्जिन की सिंपल डेफिनेशन क्या हुई? तो मार्जिन मतलब मार्जिन की प्रॉफिट हुआ ना? सिंपल सिंपल सबसे सिंपल डेफिनेशन ये है कि जो भी एक एक्स्ट्रा चीज कंज्यूम करने से जो भी एडिशन हो रहा है, जो भी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, जो भी चेंज आ रहा है, वो हमारा मार्जिनल। आपने मीन्स एक एट द एंड ये चपाती खाई, प्रॉफिट हुआ ना आपको टारगेट? आप आपने एक चपाती खाई, आपको 5, मतलब 5 रोटी की सेटिस्फेक्शन हुई, मान लो। आपने 2 चपाती खाई, आपको 20 रोटियों की सेटिस्फेक्शन हुई। ये प्रॉफिट नहीं हुआ हमारा? नहीं नहीं, ये प्रॉफिट ये नहीं है। प्रॉफिट हुआ? नहीं नहीं, ये प्रॉफिट नहीं है, ये मार्जिन है। कि एक से दूसरे पे जाने पे बंदे को कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है, या एक से दूसरे पे जाने से हमें कितना हमारा चेंज आता है, कितना हम आगे बढ़ रहे हैं। 5% आगे बढ़ रहे हैं, 10% आगे बढ़ रहे हैं, आगे कितना बढ़ रहे हैं, ये सिर्फ एडिशनल चेंज है। ये सिर्फ एक एड ऑन टर्म है। ठीक है। ये एवरेज है, कि एवरेज इतना प्रॉफिट तो होगा ही होगा कंपनी का। यानी कि एवरेज 5 का प्रॉफिट तो है ही है। चाहे 10 का सामान बेचो, चाहे 15 का बेचो, हमें प्रॉफिट कितने का होगा, एवरेज 5 का एवरेज प्रॉफिट होएगा ही होएगा। उससे ज्यादा होएगा अलग बात है, कम होएगा अलग बात है, 5 जो है वो एवरेज है। ठीक है। 5 से कम नहीं जाएगा। आपने मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट सुना होगा, कि हम वैसे ही अपने आप को ही देखें। अगर मान लो मुझे आइसक्रीम खानी है, फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक आइसक्रीम खाई, मैं बहुत खुश हुई। फर्स्ट आइसक्रीम में सब खुश होते हैं,
सबको सबसे ज्यादा पसंद आती है पहली आइसक्रीम, ठीक है। फिर मैंने दूसरी भी ले ली, चलो वो भी खा ली किसी तरह। फिर तीसरी भी ले ली, वो भी खा ली। अब चौथी क्या मैं खा पाऊंगी? नहीं, नहीं। नहीं खा पाऊंगी। क्यों? इसमें फोर्थ में मेरी जो सेटिस्फेक्शन है वो ऑलरेडी थर्ड तक फुलफिल हो चुकी है। तो अब अगर मैं फोर्थ खाऊंगी तो कुछ भी हो सकता है, मे भी पेट खराब हो सकता है ना। मैं मतलब कि ये क्या है, फोर्थ टर्म क्या है, नेगेटिव में चली गई, उसमें मैं अनसेटिस्फाइड हो गई। जब तक आप सेटिस्फाइड